हेलो एवरीवन। तो मैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो हम लोगों ने कल 51 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो 52वां क्वेश्चन है वो है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल किसने रखा था। हमारे ऑप्शंस हैं, डॉक्टर मल्लिका ने, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ममता होना चाहिए था। ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद ने, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रशांत ने, या ऑप्शन डी लक्ष्मी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर ममता ने मैला आंचल में प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल रखा था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में वासुदेव जी रेलवे स्टेशन पे जाति किताब पुस्तक कितने पैसे में खरीदते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, जाति किताब नहीं है, वहां उन्होंने लाल किताब परचेज की थी। और इसके ऑप्शंस हैं 8 आने में, बी 4 आने में, सी 1 आने में, या डी 12 आने में। तो ये मैला आंचल में पेज नंबर 99 पे है, राजकमल प्रकाशन से है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1 आने में। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो 54वां क्वेश्चन है वो भी मैला आंचल से है। मैला आंचल उपन्यास के अनुसार रोहतहट स्टेशन से मैरीगंज जाने के लिए कितने कोस पूर्व दिशा में चलकर बूढ़ी कोसी नदी को पार करना होता था। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8 कोस, ऑप्शन बी 5 कोस, ऑप्शन सी 7 कोस, ऑप्शन डी 7 कोस। तो जो पेज नंबर 14 पे मैला आंचल पे ही इसका आंसर दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7 कोस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अय्याशी तो रईस की शोभा है, पर रईस ही क्या जो अय्याश न हो। यह कथन इनमें से किस उपन्यास से उद्धृत है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो जो कथन है ये ऑप्शन बी यानी कि गोदान से लिया गया है, गोदान पे पेज नंबर 246 से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 है, नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज से मैं जैसी शक्ति हो। इस उदाहरण का संबंध इनमें से किस उपन्यास से है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन बी मानस का हंस, ऑप्शन सी आपका बंटी, या ऑप्शन डी गोदान। तो ये जो उपयुक्त कथन है ये मेहता द्वारा गोविंदी को कहा गया है, और ये भाग 18 में है, पेज नंबर 212 पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोदान। अब आते क्वेश्चन नंबर 57। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। यह स्वीकृति किस उपन्यास की भूमिका से उद्धृत है। तो हमारे जो विकल्प है वे है, ए बाण भट्ट की आत्मकथा, बी झूठा सच, सी चित्रलेखा, या डी मानस का हंस। तो ये जो उपयुक्त कथन है ये झूठा सच की भूमिका से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी झूठा सच। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है। ऑप्शन है, ए तारा, ऑप्शन बी जयदेवपुरी, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी डॉक्टर नाथ। डॉक्टर नाथ यानी कि प्राणनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर प्राणनाथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। उसने कहा था कहानी में संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि के पद धीरमोपदेशाचार्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाण भट्ट, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी भवभूति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाण भट्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। गैंग्रीन कहानी में लेखक अपनी मुंह बोली बहन मालती से मिलने कितने वर्ष बाद जाता है। ऑप्शन है, ए 8 वर्ष, बी 6 वर्ष,
सी 4 वर्ष या डी 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले वो शादी 4 वर्ष पहले अपनी बहन मालती से मिला था और उसकी शादी को हुए 2 वर्ष हुए हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोसी का घटवार कहानी में गोसाई किस महीने में मिलिट्री की नौकरी से एनुअल लीव लेकर पहली बार अपने गांव आया था? ऑप्शंस है ए भाद्रपद, बी आषाढ़, सी फाल्गुन या डी वैशाख। तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाख के महीने में वो अपने गांव आता है। क्वेश्चन नंबर 62, परिंदे कहानी में नतिका जो कि लतिका है का हरीश नेगी से पहली बार परिचय किस क्लब में हुआ था? ए मजारा क्लब, बी जुमरेह क्लब, सी बेनागा क्लब या डी बैटनियर्स क्लब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेनागा क्लब। और किसने परिचय करवाया था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, एक गीत दे रखा है और बताना है किस कहानी से लिया गया है। हरियाणी माए हरियाणी बहने हरियाते भागी हरिया हा। तो यहाँ पे भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो जो विकल्प है वो कुछ इस प्रकार है। ए उसने कहा था, बी चीफ की दावत, सी सिक्का बदल गया, डी राजा निर्बंसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीफ की दावत, जहां पे माँ ये गीत गाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते, कथ्य भिन्न न भिन्न, कहिए तो भिन्न न भिन्न। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। यह उद्धरण किस नाटक की भूमिका से उद्धृत है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक और द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी महाभोज, ऑप्शन डी अंधा युग। तो यह अंधा युग नाटक की भूमिका से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अंधा युग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती, वह भी आत्मघात है। अंधा युग नाटक के इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृद्ध याचक तीसरे अंक में कहता है, ऑप्शन बी विदुर 5वें अंक में, ऑप्शन सी गांधारी दूसरे अंक में या ऑप्शन डी व्यास चौथे अंक में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विदुर 5वें अंक में युधिष्ठिर से ये बात कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अंधा युग नाटक के इस कथन के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यास तीसरे अंक, ऑप्शन बी व्यास 5वें अंक, ऑप्शन सी व्यास दूसरे अंक या ऑप्शन डी व्यास चौथे अंक। तो किसने किसको पशु कहा था ये आप मुझे बताएंगे। वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी व्यास ने चौथे अंक में किसे कहा था ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए शुद्ध साहित्य की अवधारणा बैठे ठाले का विलास है। यह अभिमत किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव या ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये जो उपयुक्त कथन है ये भारत दुर्दशा की भूमिका से लिया गया है और इसके जो भूमिका जिसने लिखी है वह है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ए छठा अंक शमशान, बी तीसरा अंक अरण्य, सी चौथा अंक राजसभा या डी दूसरा अंक बाजार। तो हम यहाँ पे मैंने सामने ही यहाँ मेंशन किया है कि कौन से अंक में किस स्थान का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर तो मतलब इनकरेक्ट आंसर जो है वो है बी तीसरा अंक जो कि हमारा है जंगल का, ना कि अरण्य का। अरण्य वाला जो है वो 5वां अंक है। तो हम पहला अंक है बाह्यप्रांत, द्वितीय अंक बाजार, तृतीय अंक जंगल, चतुर्थ अंक राजसभा,
5वां अंक है अरण्य और छठा है शमशान। तो इसकी एक ट्रिक भी है, आप उससे भी याद कर सकते हैं कि बाबा जरा अश्म ला। बाबा से बहाय प्राण बाजार, ज से जंगल, रा से राजसभा और अश्म से अरण्य और अश्म से शमशान। क्वेश्चन नंबर 69, ऊंच नीच सब एक ही समाना, मानो ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी नाटक की ये पंक्ति किस अंक से उद्धृत है? तो ऑप्शन हमारे हैं ए बाजार, बी अरण्य, सी जीवन, डी बहाय प्राण। तो जो ये पंक्तियां हैं ये राग का, पहली चीज तो आपको ये नोट करनी है कि किस किसने कही है और किस अंक में कही है। तो ये जो है अरण्य जो अंक दृश्य या अंक है वहां से गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं स्टार्टिंग में ही, और राग काफी में गाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरण्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया है और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी है। इस कथन के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे ऑप्शन है ए चंद्रिका सिंदूर की होली, यहाँ पे चंद्रिका नहीं होगा चंद्रकला, क्योंकि चंद्रिका नाम से कोई पात्र सिंदूर की होली में है ही नहीं। ऑप्शन बी सावित्री आधे अधूरे, ऑप्शन सी मंदाकिनी ध्रुव सामनी में, ऑप्शन डी अतिमा अंजो दीदी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकला सिंदूर की होली में कहती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है ए मनोरमा, बी मुरारीलाल, सी चंद्रकला, डी मनोज शंकर। तो ये जो उपयुक्त कथन है ये मनोज शंकर कहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किस पात्र का है? हमारे ऑप्शन है ए माधवराव जी, बी मनोज शंकर, सी मनोरमा या डी चंद्रकला। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मनोरमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? ए शुक्ल जी, बी दा साहब, सी जोरावर, डी सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये दा साहब का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। यह उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उदित की गई है? या ऑप्शन है हमारे ए उषा और ईश्वर, बी बीज और अंकुर, सी प्रकृति और पुरुष, डी पुरुष और परिस्थितियां। तो ये जो कथन है या ये जो पंक्ति है वो शेखर एक जीवनी भाग 1 के पेज नंबर 55 पे दी गई है और ये उषा और ईश्वर वाले खंड से ली गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोग नोट करके रखिएगा। प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। किसी भी एक व्यक्ति को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि जीवन में किसी दूसरे उद्देश्य की गुंजाइश ही ना रह जाए। इस उदाहरण का संबंध शेखर एक जीवनी भाग 2 के किस खंड से है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरुष और परिस्थितियां, बी बंधन और जिज्ञासा, सी शलाका और शशि और शेखर, डी धागे रस्सियां और गुज्जर। तो ये शेखर एक जीवनी भाग 2 के पेज नंबर 235 से है और करेक्ट आंसर है डी धागे रस्सियां और गुंजर। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, नई समीक्षा के उन्नायक विलियम एम्सन ने किस तत्व को काव्य भाषा के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन है ए अर्थ विधान, बी शब्द विधान, सी तनाव या डी अनेकार्थकता। तो ये क्वेश्चन रामचंद्र तिवारी की बुक जो हिंदी साहित्य का गद्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 153 पे से ली गई है।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अनेकार्थकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारक क्रोचे की कृति एस्थेटिक इटालियन भाषा में कब प्रकाशित हुई? हमारे ऑप्शन है ए 1900, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1908। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1902। और ये किस पुस्तक से ली गई है? तो ये रामचंद्र तिवारी की एक पुस्तक है, हिंदी हिंदी और भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पुस्तक है, जिसका पेज नंबर है आपका 169। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन नंबर है, एक सेकंड में पुस्तक को कंफर्म ही कर लेती हूँ। तो पुस्तक कुछ ये है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से सर्वाधिक निकटता रखता है? ऑप्शन है ए औचित्य सिद्धांत, बी अलंकार सिद्धांत, डी ध्वनि सिद्धांत, या सी वक्रोक्ति सिद्धांत। मैंने गलत बोल दिया है, सी ध्वनि सिद्धांत, डी वक्रोक्ति सिद्धांत। तो ये भी रामचंद्र तिवारी की जो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र वाली पुस्तक है, इसकी पेज नंबर 146 से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वक्रोक्ति सिद्धांत। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। इस कलावाद ने समीक्षा के क्षेत्र में काफी कहर ढाया है। साहित्य को जीवन से अलग करके केवल संस्था तक सीमित कर देना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। आप पहली पंक्ति को ही याद रखेंगे, वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी नगेंद्र। ये भी रामचंद्र तिवारी की भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र पुस्तक से लिया गया, पेज नंबर 199 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। करण देव प्रसाद जिन्हें शक्ति कहते सब कोई, विपत्ति अरु अभ्यास मिले त्रय बिन काव्य न होय। काव्य हेतु के संबंध में यह विचार किस हिंदी आचार्य का है? तो हमारे ऑप्शन है ए भिखारी दास, बी जसवंत सिंह, सी कुलपति मिश्र, या डी सुखदेव मिश्र। तो ये भी क्या कहते हैं, रामचंद्र तिवारी की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा पुस्तक से है, पेज नंबर 14 पे, और इसका करेक्ट आंसर है डी सुखदेव मिश्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार हिंदी रीतिकालीन कवि त्रिचीराम नहीं होगा, लक्ष्मीराम, और प्रभा प्रसाद नहीं होगा, प्रताप साई और भिखारी दास होगा। मतलब वहां कई सारे नाम लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है इन नामों की वजह से हुई है। क्रमशः किस काव्य सिद्धांत के समर्थक हैं? तो ये क्वेश्चन भी रामचंद्र तिवारी की पुस्तक काव्यशास्त्र वाली पुस्तक से ही लिया गया है, और पेज नंबर 37 से लिया गया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रस और ध्वनि सिद्धांत। जो लक्ष्मीराम थे वो रस सिद्धांत के समर्थक थे, और प्रताप साई भिखारी दास के ध्वनि सिद्धांत के समर्थक थे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82। अनौचित्याद ऋते नान्यद रस भंगस्य कारणम औचित्योत्पन्निबद्धस्तु रस स्योत्तमः पर। औचित्य पर यह अभिमत किस संस्कृत आचार्य ने प्रकट किया है? ऑप्शन है ए आचार्य आनंदवर्धन, बी विश्वनाथ, सी पंडित जगन्नाथ, डी आचार्य दामोदर। तो ये भी रामचंद्र तिवारी की पुस्तक काव्यशास्त्र वाली पुस्तक से लिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ए आचार्य आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। समय जा रहा है और काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ऑप्शन ए निदर्शना, ऑप्शन बी काव्यलिंग, ऑप्शन सी पुनरुक्ति दभास, ऑप्शन डी समानार्थक शब्द। तो गूगल से जब मैंने ये क्वेश्चन चेक किया था, तो गूगल पे प्रीवियस ईयर किसी पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो वहां विरोधाभास अलंकार माना था। लेकिन मैंने जब रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में काव्यशास्त्र वाली पुस्तक में पेज नंबर 58 पे देखा था, तो उन्होंने ऑप्शन सी पुनरुक्ति
व दभास अलंकार को अलंकार माना है इन पंक्तियों में। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। आचार्य मम्मट ने मुख्य रूप से 3 ही काव्य दोष माने हैं, अतः इनमें से असंगत कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए अन्वय दोष, बी शब्द दोष, सी अर्थ दोष, डी रस दोष। तो ये भी रामचंद्र तिवारी की जो काव्यशास्त्र वाली पुस्तक है उससे लिया गया है, पेज नंबर 92, और इसमें है जो दोष नहीं माना है वो अन्वय दोष। मम्मट ने 3 काव्य दोष माने हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। क्वेश्चन नंबर 85, काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य को मानव की उद्भावनात्मक या सर्जनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। यह अभिमत इनमें से किस प्रसिद्ध आलोचक से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी पंडित नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। तो ये रामचंद्र तिवारी की जो गद्य साहित्य वाली पुस्तक है उसके पेज नंबर 124 पे दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर है 86, मेघ की तरह उन्होंने विश्व से ज्ञान राशि को संचित कर और उसकी वर्षा कर समय साहित्योद्यान को हरा भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्हीं की आराधना का फल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह अभिमत हिंदी साहित्य किस प्रसिद्ध विद्वान का है? हमारे विकल्प है ए बाबू गुलाब राय, बी पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्याम सुंदर दास। तो ये मुझे लगता है कि ये रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य की पुस्तक से ही है, लेकिन इसका मुझे प्रूफ नहीं मिला है अभी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है बी है पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं हम। आज के साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की 2 धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरे में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, यह अनुभववादी धारा है। यह मान्यता हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध आलोचक की है? तो हमारे ऑप्शन है डॉक्टर मैनेजर पांडे, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर निर्मला जैन या डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये रामचंद्र तिवारी की जो गद्य साहित्य वाली पुस्तक है उसके पेज नंबर 136 पे दे रखा है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैनेजर पांडे। क्वेश्चन नंबर 88, मौलिकता का मूल्य नामक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो निबंध है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि साहित्य सीकर में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है 1962 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो ये हरदेव बहारी जी की एक बुक है हिंदी भाषा। मैं आप लोगों को बुक भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। ये जो पुस्तक है हिंदी भाषा, इस पुस्तक से लिया गया है ये क्वेश्चन और ये पेज नंबर 92 पे है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1966। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जीना शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? ऑप्शन है ए तुर्की, बी फारसी, सी पश्तो, डी पुश्तो। तो ये भी हरदेव बहारी की हिंदी भाषा वाली जो बुक है उससे लिया गया पेज नंबर 64 से और इसका करेक्ट आंसर है बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार 11वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान भारत के किस राज्य में हिंदी मिश्रित संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो ये भी हरदेव बहारी की हिंदी भाषा बुक से ही लिया गया पेज नंबर 138 से और इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान।
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 92, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 347, ऑप्शन बी अनुच्छेद 349, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 344। ये भी हरदेव वारिक जी की बुक हिंदी भाषा से लिया गया है, पेज नंबर 140, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 351, यानी कि अनुच्छेद 351। माफी चाहूंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, आवारा मसीहा से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, भारती के संपादक हैं सौरेंद्र मोहन मुखर्जी। ऑप्शन बी, प्रवासी के संपादक हैं रमानंद चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी, देश दर्शन के संपादक हैं विश्वजीत। ऑप्शन डी, बंग दर्शन के संपादक हैं शैलेश चंद मजूमदार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी, देश दर्शन के संपादक विश्वजीत जी नहीं है, तो यही विकल्प हमारा असंगत है। क्वेश्चन नंबर 94, शरदचंद्र व्यक्ति और कलाकार पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ये भी आवारा मसीहा बुक से ही लिया गया क्वेश्चन। तो ए विष्णु प्रभाकर, बी रांगे राघव, सी इलाचंद जोशी, डी इंद्रनाथ मदान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी इलाचंद जोशी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95, गंगा नहाय धर्म हो पापू जा, जस जस धर्म बढ़ तस तस पापू घट, जब जब धर्म बढ़ तब तब पापू ओहट। प्राचीन हिंदी गद्य का यह स्वरूप इनमें से किस पुस्तक में प्राप्त होता है? ऑप्शन है, ए कवि विनोद कथा, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर या डी राहुल बेल। तो ये रामचंद्र तिवारी की जो गद्य साहित्य की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 7 से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, उनकी भावुकता सदा बुद्धि के प्रकाश में पनपी है। आचार्य शुक्ल के निबंधों को लक्ष्य करके यह मंतव्य किस विद्वान ने प्रकट किया है? ऑप्शन है, ए पंडित केशव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य वाली पुस्तक से ही है, पेज नंबर 82 पे है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंडित केशव प्रसाद मिश्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97, उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण विद्वत्ता, दृढ़ता, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो ये रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य वाली पुस्तक से लिया गया है, पेज नंबर 101 और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98, वस्तुतः चंद्रकांता दो युगों की उस संधि काल पर खड़ी है जहां एक युग ढह रहा है और दूसरा उभर रहा है। तब करके यह कृति दयनीय महानाट्य की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तां है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयां सुरक्षित हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में चंद्रकांता के महत्व को स्वीकार करते हुए यह अभिमत किस विद्वान ने दिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी प्रदीप सक्सेना। तो ये क्वेश्चन भी रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य पुस्तक से लिया गया है जो कि पेज नंबर 190 पे है और इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर प्रदीप सक्सेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, प्रभा खेतान के उपन्यास आओ पेपे घर चले, जिसका प्रकाशन वर्ष 1990 है, में अमेरिका के 3 शहरों का चित्रण हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत शहर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉस एंजल्स, ऑप्शन बी सेंट लुइस, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क।
तो ये भी रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य वाली पुस्तक से लिया गया है, पेज नंबर 350। और इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का वर्णन हमें नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सचेतन कहानी विशेषांक 1964 का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए कल्पना, बी आधार, सी सारिका या डी हंस। तो पेज नंबर 394 रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य वाली पुस्तक से लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है बी आधार पत्रिका। तो दोस्तों आज हमारे हरियाणा शिक्षा प्रोफेसर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से पेपर सॉल्व कराऊं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।